रूस के रक्षा मंत्री की कार पर ड्रोन से हमला। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें, ब्रियांस्क में सर्गेई शोइगु की कार पर आत्मघाती ड्रोन से अटैक हुआ है। हमले में शोइगु की कार के एक हिस्से के परखच्चे भी उड़ गए हैं। हमले के वक्त कार में रक्षा मंत्री सवार नहीं थे, ये अपडेट भी सामने आ रहा है। रक्षा मंत्री पर हमले के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक बुला ली गई है। तो सर्गेई शोइगु की गाड़ी पर आत्मघाती ड्रोन से हुआ अटैक, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपाधापी में एक बैठक भी बुला ली गई है। लेकिन बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि जिस वक्त उनकी गाड़ी पर ये ड्रोन अटैक हुआ, उस वक्त सर्गेई शोइगु उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तो हमले में बाल बाल बची सर्गेई शोइगु की जान, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ है। रूस के रक्षा मंत्री की गाड़ी को टारगेट किया गया है, वो भी ड्रोन से। तो बता दें, रूस के रक्षा मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। ड्रोन से उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया है। इस हमले में उनकी गाड़ी के एक हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। गनीमत यह रही कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जिस वक्त यह हमला हुआ वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बड़ा हमला था और इसमें उनकी जान बाल बाल बची। इस हमले के बाद पुतिन न्यूक्लियर हमले का बटन दबाएंगे। अब ये तय हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन कल से ही इस तरह से रूसी जमीन पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स की दुस्साहस से पुतिन का सब्र टूट चुका है। अब पुतिन एटमी विध्वंस करने वाले हैं। उन पर क्रेमलिन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेनी बॉर्डर के पास अपना एटमी बेड़ा पहुंचा दिया है। युद्ध के मैदान में अब वो होने जा रहा है जिसका खतरा पिछले कुछ महीने से मंडरा रहा था। पुतिन यूक्रेन और यूरोप का एटमी विध्वंस करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन का न्यूक्लियर ऑपरेशन कब शुरू होने वाला है? क्या पुतिन के पास अब यही एक विकल्प बचा है? Он прикрывает пехоту, танки. युद्ध का न्यूक्लियर फेज शुरू होने जा रहा है। पुतिन परमाणु विध्वंस लाने जा रहे हैं। न्यूक्लियर हथियारों से यूक्रेन की घेराबंदी कर दी गई है। पुतिन ऑर्डर देंगे और रूसी फौज यूक्रेन को मिटा देगी। पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। क्रेमलिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। युद्ध जीतने के लिए रूस के पास अब एक ही विकल्प है और वो है परमाणु विध्वंस। इसीलिए पुतिन अब किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटमी बारूद बरसाने वाले हैं। पुतिन की परमाणु तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन बॉर्डर पर एटमी वेपन भी तैयार हो चुके हैं और इसके साथ ही न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पुतिन अब एटमी अटैक करके ही मानेंगे। उन्हें अब यूक्रेन विनाश से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने एक बार फिर से रूसी जमीन को दहलाने की कोशिश की।
पिछले 24 घंटे में रूस के 6 इलाकों को तबाह करने की कोशिश की है यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन कोई महाविस्फोट करने वाले हैं। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में गृह मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया। बाखमुत में एक के बाद एक कई विध्वंसक हमले किए। उसी बाखमुत में जो अब रूसी सेना के कंट्रोल में है। यूक्रेनी फोर्स ने मारियोपोल में बारूदी प्रलय लाने की कोशिश की। पोर्ट सिटी सेवेस्तोपोल को ड्रोन से बर्बाद करने का प्रयास हुआ। यूक्रेन ने बर्दियांस्क को भी बारूद से पाट दिया। पस्को पर ऐसा प्रहार हुआ कि पूरा शहर थर्रा गया। ज़ेलेंस्की की इसी गुस्ताखी के बाद पुतिन और उनकी सेना गुस्से से भर गई। अब पुतिन इस हमले का परमाणु प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले के तुरंत बाद ही रूसी सेना ने पुतिन के क्रोध का विध्वंसक ट्रेलर रिलीज कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन से विध्वंसक बदला लिया। यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से पाट दिया। रशियन आर्मी ने रॉकेट स्ट्राइक से क्रिमेनिया को तबाह कर दिया। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश कर नीप्रो को जला दिया। खार्किव में यूक्रेन के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। इज्यूम में भी यूक्रेनी वेपन डिपो को भस्म कर दिया। पुतिन ने ऑर्डर दिया तो रूसी फौज ने सूमी में बारूदी सुनामी ला दी। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में 16 यूक्रेनी पोजीशन को तहस नहस कर दिया। खेरसोन में ऐसा बारूदी बवंडर आया कि ज़ेलेंस्की सेना दहल गई। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जिस किस्म का विध्वंसक वार पलटवार हुआ, उसने ऐलान कर दिया कि युद्ध के मैदान में किसी भी वक्त एटमी ज़लज़ला आने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से बारूदी घात और प्रतिघात हुआ है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि एटमी वॉर बहुत ही नजदीक है। यूक्रेन ने ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से 6 जगहों पर रूस को टारगेट करने की कोशिश की। बेलगोरोद, सेवेस्तोपोल, मारियोपोल, बाखमुत, बर्दियांस्क और पेस्को, ये वो रूसी इलाके हैं जहां पर यूक्रेनी फोर्स ने ताबड़तोड़ एयर अटैक किए। यूक्रेन के हमले से रूसी फौज क्रोध से भर गई। उसने इसका विध्वंसक स्टाइल में बदला भी लिया। रूस ने भी 6 से ज्यादा इलाकों में बारूदी बारिश की। इनमें निप्रो, ज़ैपोरिज़िया, खार्किव, इज्यूम, सूमी और खेरसोन शामिल है। रूसी स्ट्राइक के बाद सूमी में चारों तरफ तबाही का मंजर है। सूमी में सबसे ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट दागी गई। तो ये विध्वंसक वार पलटवार क्या संदेश दे रहा है? क्या न्यूक्लियर सुनामी बहुत ज्यादा नजदीक है? ये बहुत बड़ा सवाल। जिस वक्त पुतिन सेना यूक्रेन से विध्वंसक बदला ले रही थी, उसी वक्त यूक्रेनी सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी ने एक वीडियो जारी कर रूस को मिटा देने की धमकी दी। वीडियो में कहा गया है कि यूक्रेन क्रीमिया और डोनेट्स्क को वापस लेकर ही रहेगा। पहले रूसी जमीन पर हमला और फिर इस धमकी ने एटमी ज़लज़ले के खतरे को बहुत बढ़ा दिया है। पुतिन एटमी विनाश का बटन किसी भी वक्त दबा सकते हैं। पुतिन पर यूक्रेन का नामोनिशान खत्म करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और रूस में ही परमाणु प्रहार कर यूक्रेन को खत्म करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। रशियन टीवी पर बहस हो रही है
जर्नलिस्ट और वॉर एक्सपर्ट्स पुतिन से न्यूक्लियर अटैक की डिमांड कर रहे हैं। मॉस्को में एटमी अटैक को लेकर सिर्फ बहस ही नहीं हो रही है, बल्कि तैयारी भी तेज है। इस बात का ऐलान पुतिन के फैसले कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो की धमकी के बावजूद रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन पहुंचा दिए। इस बात की पुष्टि बेलारूस के राष्ट्रपति ने की है। लुकाशेंको ने कहा है कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात हो चुके हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने घोषणा की है कि रूस जल्द ही एटमी स्ट्राइक लॉन्च करने वाला है। रूस के इस ऐलान के बाद यूक्रेन ने कहा है कि रूस किसी भी वक्त ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को उड़ा सकता है। अगर पुतिन ने परमाणु प्रहार किया तो न सिर्फ यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा, बल्कि न्यूक्लियर रेडिएशन से आसपास के तमाम यूरोपीय देश खत्म हो जाएंगे। लेकिन पुतिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ेगा तो सिर्फ पराजय से। इसीलिए वो विजय के लिए विध्वंसक एटमी ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बता दें आपको, यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का सनसनीखेज ऐलान, अगले 48 घंटे में शुरू होगा काउंटर ऑफेंसिव। यूक्रेन बॉर्डर पार कर रूस में दाखिल हो सकता है। ये बड़ा सनसनीखेज दावा यूक्रेन के रक्षा सचिव डेनिलोव ने इस बात का ऐलान किया है। रूस पर हमले के लिए पर्याप्त हथियार आ चुके हैं, ये कहना डेनिलोव का, और किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव की हो सकती है शुरुआत। रूस यूक्रेन जंग के बीच वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है। वो ये कि 48 घंटे बाद धरती के एक इलाके में परमाणु विस्फोट हो सकता है। 48 घंटे बाद फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो सकता है। 48 घंटे बाद धरती कई टुकड़ों में बंट सकती है, क्योंकि 48 घंटे बाद दुनिया की 2 महाशक्तियों के एटमी वेपन्स आमने सामने होंगे, जिसका मतलब यह है कि एक चूक किसी भी वक्त महाप्रलय ला सकती है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ता ये युद्धपोत कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि यूएस नेवी का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है USS गेराल्ड फोर्ड। ...337 मीटर लंबा और करीब 1 लाख टन वजनी ये जंगबाज दर्जनों लड़ाकू विमान, किलर क्रूज मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर से लैस होकर समंदर में लगातार आगे बढ़ रहा है। और जानते हैं यूएस नेवी के इस सुपर फाइटर की मंजिल कहां है? बर्फ से ढका आर्कटिक रीजन। रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने सबसे सॉलिड समुद्री योद्धा को ब्लू वॉर जोन में उतारा है। अटलांटिक सागर से नॉर्वे के रास्ते यूएसएस गेराल्ड फोर्ड फिनलैंड पहुंचा है, वो भी करीब 6.5 दशक बाद। जानते हैं क्यों? बर्फिस्तान में होने वाली आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 में हिस्सा लेने के लिए।
दरअसल आर्कटिक रीजन में 29 मई से 9 जून तक आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज होगी। इस वॉर एक्सरसाइज में नेटो के 14 देश शामिल होंगे। 4 नॉर्डिक देश आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास की अगुवाई करेंगे। इस ड्रिल में 120 एयरक्राफ्ट और 2700 जवान शामिल होंगे। और इसी एस 2023 में अपना जौहर दिखाने के लिए यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एंट्री मार चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो की समुद्री ड्रिल में शामिल होने वाला यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एक ऐसे विनाशक हथियार से लैस है जो पलक झपकते ही बर्फिस्तान को पिघला सकता है। अपने एक प्रहार से आर्कटिक रीजन में खलबली मचा सकता है। और जानते हैं वो डेडली वेपन कौन सा है? न्यूक्लियर वॉर है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के कैप्टन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप एटमी हथियारों से लैस है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को परमाणु मिसाइलों से लैस किया गया है। तो क्या 48 घंटे बाद आर्कटिक रीजन में एटमी विध्वंस होगा? क्या 48 घंटे बाद आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज में परमाणु बवंडर आएगा? या 48 घंटे बाद बर्फिस्तान में सुपर पावर अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भी ट्रेलर जारी करेगा? एस 2023 युद्धाभ्यास में महाशक्ति अमेरिका की एटमी तैयारी रूस के लिए महाखतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जिस आर्कटिक रीजन में सुपर पावर अमेरिका नेटो के सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, वो इलाका रूस से सटा है। इस इलाके में यूएस नेटो का युद्धाभ्यास करना सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना है। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। मतलब साफ है कि आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज के जरिए महाशक्ति अमेरिका और नेटो कंट्री पुतिन को धमकाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भले ही आर्कटिक रीजन में रूस अकेला पड़ता दिखाई दे रहा हो, मगर पुतिन भी एग्रेसिव मोड में है। अकेले ही अमेरिका और नेटो देशों से भिड़ने का दम भर रहे हैं। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं कि आर्कटिक रीजन में अगर अमेरिकी नेवी के यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ने कुछ भी हिमाकत की, अगर एटमी मिसाइलों का टेस्ट किया, तो रशियन नेवी की किलर न्यूक सबमरीन पोसाइडन ड्रोन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप को तहस नहस कर देगी। आर्कटिक सी में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की कब्रगाह बना देगी। इतना ही नहीं, एक तरफ रूस के टीवी चैनलों पर रशियन डिफेंस एक्सपर्ट एटमी वॉर की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के बड़े नेता पुतिन के करीबी फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर और सुपर पावर पर परमाणु प्रहार तक की खुलेआम वार्निंग दे रहे हैं। अमेरिका अगर ये सोचता है कि अटलांटिक का पानी उसके लिए सुरक्षा की दीवार बनेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। हम अमेरिका तक प्रहार कर सकते हैं किसी भी वक्त, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए। यूक्रेन के नाम पर भले ही महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी वेपन्स की नुमाइश कर रहा हो, मगर एक बात पूरी दुनिया जान ले, सबसे पहले न्यूक्लियर बटन रूस ही दबाएगा, वो भी बिना किसी हिचक। यानी 48 घंटे बाद आर्कटिक रीजन में होने वाले युद्धाभ्यास से पहले ही रूस ने अपना मैसेज अमेरिका और नेटो को क्लियर कर दिया है। वो ये कि अगर रूस के खिलाफ किसी भी तरह का एटमी चक्रव्यूह बनाया, अगर रूस की घेराबंदी की, तो परमाणु युद्ध होना तय है। इतना ही नहीं,
25 मई को मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई, जिसके बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने विनाशकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रशियन डिफेंस ने एटमी वॉरहेड की खेप पहुंचानी शुरू कर दी है और अब बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने ऐलान किया है कि रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिन्स्क पहुंच चुके हैं। जल्द ही इनकी तैनाती सरहदी इलाकों में होगी और यकीन मानिए, रूस बेलारूस की एटमी संधि ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की भी टेंशन बढ़ा दी है। प्रेसिडेंट बाइडेन का डर लाजमी है क्योंकि पुतिन की जंगी सनक पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन ने एटमी अटैक का ऑर्डर दिया तो लुकाशेंको जैसे तानाशाह किसी भी वक्त नेटो देशों पर न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं। वहीं आर्कटिक रीजन में अगर अमेरिका या फिर नेटो के देशों ने कोई चूक की तो फिर जल्द ही परमाणु हथियारों की तनातनी 48 घंटे बाद फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी कब्जे वाले बर्दियांस्क में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। बता दें आपको, 24 घंटे में यूक्रेन का बर्दियांस्क में यह तीसरा हमला है। यूक्रेनी सेना के हमले से बर्दियांस्क में बड़ा नुकसान हुआ है। बर्दियांस्क में दूर तक नजर आया है धुएं का गुबार। तो 24 घंटे में यूक्रेन की ओर से लगातार ये तीसरा बड़ा हमला और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बर्दियांस्क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तीसरी बार यूक्रेन की ओर से हमला किया गया। 24 घंटे के अंदर ये तीसरा बड़ा हमला। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि आधी से ज्यादा दुनिया एटमी खतरे से कुछ ही घंटे दूर है, क्योंकि अब यूक्रेन में एटमी खतरे के एपिसेंटर ज़ैपोरिज़िया पर रूस की सेना नहीं, वैग्नर ग्रुप और चेचन लड़ाके पहुंचने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन खुद ज़ैपोरिज़िया बचाने के लिए एटमी विस्फोट कर सकता है या फिर पुतिन ज़ैपोरिज़िया से एटमी चेन रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। अपनी क्रूरता के लिए बदनाम युद्ध में जीत के लिए कोई भी तरीका आजमाने वाले वैग्नर और चेचन ज़ैपोरिज़िया क्यों भेजे जा रहे हैं? पुतिन का ब्लफ गेम क्या है? और अगर ज़ैपोरिज़िया में एटमी साजिश कामयाब होती है तो दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा रेडिएशन से तबाह हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध का सबसे विनाशक चैप्टर अब शुरू हो चुका है। दुनिया जिस विस्फोट की कल्पना से सहमी हुई है वो कभी भी भयावह वास्तविकता बन सकता है। क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा बयान जारी किया है जो पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरे का संकेत दे रहा है। विभाग ने कहा है कि रूसी सेना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ज़ैपोरिज़िया में मौजूद है वहां पर कोई बड़ी कार्रवाई कुछ ही घंटों के भीतर करने वाली है। इस कार्रवाई को हादसे का नाम दिया जाएगा और रेडिएशन लीक होने के बाद इसका सारा दोष यूक्रेन के सिर मढ़ दिया जाएगा। ये चेतावनी अगर सच साबित हो गई तो पूरा यूरोप कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट 6000 टन मेगावाट क्षमता का है। इससे 8 शहरों के 40 लाख घरों को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन 4 मार्च 2022 को रूस की सेना ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, मिसाइलें दागी और रूस की टैंक प्लाटून ने प्लांट पर कब्जा कर लिया। तब से यूक्रेन रूस की जंग के चलते प्लांट के आसपास धमाके हो रहे हैं। इस प्लांट के अंदर रूस ने अपना बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। ये रूसी सेना के ठिकाने हैं।
ये रूसी सेना के टेंट हैं और यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए खंदकें खोदी गई। जब से इस प्लांट पर रूस का कब्जा हुआ है तब से यूक्रेन बार बार यही कह रहा है कि दुनिया परमाणु विनाश से कुछ ही कदम दूर है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने एक खास मिशन से कब्जा किया था। इसका मकसद था रूसी सीमा का विस्तार और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने के बाद इसकी सप्लाई लाइन को क्रीमिया पावर ग्रिड से जोड़ना और क्रीमिया से सेवेस्तोपोल तक बिजली सप्लाई करना। लेकिन यूक्रेन लगातार ज़ेपोरिज़िया पर अपना कब्जा करने की जंग लड़ रहा है और इसीलिए रूस का यह ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हो पाया है। मार्च 2022 से लेकर अब तक रूस की सेना ज़ेपोरिज़िया पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई। अब इस शहर को जीतने की जिम्मेदारी दो कुख्यात मर्सिनरी ग्रुप को दी गई है। एक ग्रुप है बाखमुत विजय का झंडा बरदार और पुतिन के शेफ प्रिगोजिन की सेना और प्रिगोजिन की सेना कहा जाने वाला वैगनर, और दूसरा है पुतिन के ऑल वेदर फ्रेंड चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाके। अब ये दोनों ग्रुप ज़ेपोरिज़िया के जंगी मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। प्रिगोजिन ने 26 मई को बयान जारी किया। प्रिगोजिन ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा जरूरी है, हमें नए मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। बाखमुत में जीत के बाद वैगनर ग्रुप के जवानों का जोश हाई है। वो अपने अंदाज में मनोरंजन में डूबे हैं। बाखमुत के अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के झंडे उतारकर वैगनर और रूस के झंडे लगाए जा रहे हैं। बाखमुत में जो विध्वंस वैगनर ग्रुप ने मचाया है उससे यूक्रेन डरा हुआ है। अब ये ग्रुप ज़ेपोरिज़िया पहुंच रहा है तो यूक्रेन के मन में परमाणु महाविनाश का डर घर कर गया है। वैगनर ग्रुप के जवान और चेचन लड़ाके युद्ध जीतने के लिए कोई भी तरीका आजमाने से नहीं हिचकिचाएंगे। अपनी क्रूरता के लिए ये दोनों ग्रुप दुनिया में बदनाम है। बाखमुत की जंग में वैगनर ग्रुप को 20,000 जवान गंवाने पड़े, लेकिन यूक्रेन के करीब 70,000 जवान ढेर कर दिए और पूरा शहर जीत लिया। लेकिन ज़ेपोरिज़िया में खतरा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये न्यूक्लियर प्लांट पूरी दुनिया के लिए विनाशक साबित हो सकता है। अब से पहले भी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रॉकेट न्यूक्लियर कचरे के करीब गिरा था, जिससे रेडिएशन लीक हो सकता था। वैगनर ग्रुप के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचने के बाद खतरा यह है कि रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है। कूलिंग बंद होते ही न्यूक्लियर फ्यूल पिघलना शुरू हो जाएगा और विस्फोट होते ही एटमी विनाश शुरू हो जाएगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर कचरे का विशाल भंडार है। इसके 170 कंटेनर प्लांट में रखे हुए हैं। एक विस्फोट के बाद लगातार विस्फोट होंगे और रेडिएशन की आंधी चल पड़ेगी। ज़ेपोरिज़िया से शुरू हुआ रेडिएशन कुछ ही घंटों में पूरे यूरोप को ढक लेगा। यूक्रेन के आसपास वाले देशों से लेकर नॉर्वे तक तबाही शुरू हो जाएगी। ज़ेपोरिज़िया महाद्वीप के बीच में है और किस्मत पर ही निर्भर करेगा कि रेडिएशन किस दिशा में कितना ज्यादा फैलेगा। ज़ेपोरिज़िया विस्फोट फुकुशिमा और चेर्नोबिल रेडिएशन लीक से 10 गुना ज्यादा होगा और इस खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
खबर आ रही है, बेलगोरोद में रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। बेलगोरोद के ग्राफोव्का में 9 घंटे से ये बमबारी जारी है। यूक्रेनी सेना बेलगोरोद में कर रही है गोलीबारी। हैवी आर्टिलरी से बरसाया जा रहा है बारूद। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां एक बार फिर से आमने सामने की जंग तेज होती हुई गोलीबारी किस तरीके से हो रही है ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें बेलगोरोद से सामने आ रही है। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और बारूद बरसाया जा रहा है। बेलगोरोद में रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर से गोलीबारी की शुरुआत। एक तरफ स्टॉर्म शैडो का प्रहार और दूसरी तरफ काला सागर में रूस के जासूसी शिप पर मरीन ड्रोन का अटैक। इन दोनों हमलों में एक बात कॉमन है, यूक्रेन को ये दोनों हथियार ब्रिटेन से मिले हैं। यही वजह है कि रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन को धमकी दी है। रूस और ब्रिटेन के बीच अदावत का नया एपिसोड इवान खोर्स नाम के शिप पर अटैक से हुआ है। रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन 2 ऐसे वीडियो आए हैं जिससे पता चलता है कि रूस को एक बार फिर से नुकसान हुआ है। काला सागर का लेटेस्ट वीडियो रूस के दावों को गलत साबित कर रहा है। सेवेस्तोपोल बंदरगाह से आया ये वीडियो भी रूस के दावों पर सवाल उठा रहा है। रूस ने यूक्रेन के जिस हमले पर नाकामी की मोहर लगा दी थी, नया वीडियो उसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। देखिए, मरीन ड्रोन तेज रफ्तार से इवान खोर्स शिप की तरफ बढ़ता है। सामने से हो रही फायरिंग की वजह से ड्रोन के आसपास समुद्र के पानी से बुलेट टकरा रही है, लेकिन ये शिप तक पहुंचने में कामयाब होता है और फिर धमाका हो जाता है। इस वीडियो से ठीक पहले रूस ने जो वीडियो जारी किया था उसमें ड्रोन नष्ट हो गए थे। रूस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को नष्ट करने और हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन अब एक और वीडियो में शिप के करीब धमाका दिखाई दे रहा है। रूस के दावों को गलत साबित करने वाला दूसरा वीडियो सेवेस्तोपोल से आया है। यहां ब्लैक सी में गश्त लगा रहा इवान खोर्स नजर आ रहा है। रूस का दावा है कि इवान खोर्स ड्यूटी खत्म करके लौट आया है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि यह जहाज यहां मरम्मत के लिए लाया गया है। सेवेस्तोपोल में ही ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय है। यहीं युद्धपोत और पनडुब्बी की मरम्मत का इंतजाम है। यहीं पर युद्धपोत और पनडुब्बी को ठीक करने वाले इंजीनियर रहते हैं। धुंधली तस्वीरों में जोरदार धमाका नजर आता है, लेकिन रूस ने शिप का वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि इवान खोर्स जैसा था वैसा ही सही सलामत पोर्ट पर लौटा है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। धमाका हुआ या नहीं, नुकसान हुआ या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन काला सागर से रूस और ब्रिटेन के बीच अदावत के नए शोले जरूर भड़क चुके हैं। रूस की मीडिया ने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों पर आरोप लगाया है। रूस की मीडिया का दावा है कि इवान खोर्स पर हमले की साजिश में अमेरिका शामिल है। यूक्रेन ने ड्रोन बोट को अमेरिका की मदद से लॉन्च किया। यूक्रेन का ओचकोव सेंटर अमेरिका की मदद से 2018 में बना। ड्रोन को स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से लॉन्च किया गया। रूस बनाम यूक्रेन की जंग में हर दिन स्थिति बदल रही है। हर दिन यूक्रेन और मजबूत हो रहा है। अमेरिका भी रूस के दबाव में पहले लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई से मुंह मोड़ता रहा है, लेकिन अब वही हथियार यूक्रेन को सौंपने के लिए अड़ंगा हटा रहा है। हाल ही में F-16 की सप्लाई को व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिला, तो दूसरी तरफ एक ऐसे मिसाइल सिस्टम को देने की तैयारी भी शुरू हो गई जिसकी उड़ान रूस के अंदर तक बारूदी तबाही मचा सकती है। क्या है यूक्रेन को मिलने वाला अमेरिका का वो तोहफा, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूक्रेन की इन खंडहर इमारतों वाले क्षेत्र में जंग की ज्वाला फिर भड़केगी। यूक्रेनी फोर्स का बारूदी एक्शन फिर शुरू होगा। रूस के खिलाफ बारूदी जंग का नए सिरे से आगाज होगा। लेकिन इस बार यूक्रेनी जमीन पर आमना सामना नहीं होगा, बल्कि रूस के खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति होगी सीमा पार तक प्रहार। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। अमेरिका लॉन्ग रेंज वेपन्स देने के लिए तैयार हो गया है। F-16 के बाद एक और घातक हथियार को यूएस से हरी झंडी मिल गई है। यानी सीधे सीधे व्हाइट हाउस ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। इस बार बारूदी रिचार्ज के रूप में यूक्रेन को MGM-140 अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिल सकता है। मतलब यूक्रेन को एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खेप मिलने वाली है जो रूसी जमीन पर बारूदी जलजला लाने में भी कोई कमी नहीं रखेगा। दरअसल 26 मई को एक अमेरिकी डेलीगेशन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी शामिल थे। ज़ेलेंस्की और ग्राहम के बीच युद्ध से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और फिर लिंडसे ग्राहम ने नई खेप में अटैक एमएस यूक्रेन को देने की अपील की। यानी इसी महीने में यह दूसरा लॉन्ग रेंज वेपन है जिसकी यूक्रेन को सप्लाई का रास्ता साफ हुआ है। इससे पहले F-16 जैसे घातक फाइटर जेट देने पर भी व्हाइट हाउस ने हरी झंडी दे दी थी। और इस प्रतिबंध के हटने का असर भी साफ दिखा। डेनमार्क, फिनलैंड नए वेपन्स यूक्रेन को देने जा रहे हैं। F-16 देने पर भी डेनमार्क, फिनलैंड में चर्चा हो रही है। नीदरलैंड्स ने F-16 जेट्स की सप्लाई की तैयारी कर ली। इसके अलावा पोलैंड से भी यूक्रेन को F-16 मिल सकते हैं। इनमें नीदरलैंड्स ने तो यूक्रेन को भेजे जाने वाले F-16 की तस्वीर भी जारी कर दी है। वहीं कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने 25 मई को यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा कर दी है। इस सैन्य पैकेज में गोला बारूद और यूक्रेनी सैनिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का विस्तार शामिल है। अब अनुमान लगाइए कि अगर अटैक एमएस भी यूक्रेन को मिला तो जंग का भविष्य क्या होगा। जवाब जानने से पहले अटैक एमएस के बारे में जान लीजिए। MGM-140 अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसका वॉरहेड समेत वजन 1670 किलोग्राम है। यह सिस्टम GPS गाइडेड सिस्टम के तहत काम करता है। इसका इस्तेमाल खाड़ी, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में हो चुका है और इस वक्त ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 6 देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये मिसाइल सिस्टम एक जाना पहचाना प्रक्षेपास्त्र है जिसके वॉर जोन पर असर से भी दुनिया वाकिफ है। अब सवाल जंग के भविष्य का है, जिसका जवाब है अटैक एमएस की सप्लाई, यानी रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो का सीधे जंग में उतरना। क्योंकि रूस के विरोध के बावजूद इस लॉन्ग रेंज वेपन के यूक्रेन की जमीन पर पहुंचने का सीधा मतलब यही है और अमेरिका लगातार इसी रणनीति पर कायम है। इससे पहले अमेरिका ने लॉन्ग रेंज ड्रोन दिया, फिर गाइडेड बम दिया, पैट्रियट ADS दिया और अब F-16 सप्लाई का रास्ता साफ कर दिया। इसके अलावा क्रीमिया को लेकर भी यही रणनीति रही। पहले अमेरिका ने क्रीमिया पर हमले से इनकार किया और फिर क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताकर हमले के लिए हरी झंडी दे दी, जो एक तरह से जंग के लिए क्रेमलिन को उकसाने वाली कार्रवाई माना गया। और अब अटैक एमएस भी इसी कार्रवाई का हिस्सा है। लेकिन अब भी रूस से जंग के लिए यूक्रेन को और ताकत की जरूरत है। हडसन इंस्टीट्यूट की माने तो यूक्रेन को 155 mm ड्यूल पर्पस इंप्रूव कन्वेंशनल म्यूनिशंस, मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, MQ-9 रीपर ड्रोन और MQ-1C ग्रे ईगल्स एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड एडिकेट एम्यूनिशन और M1150 असॉल्ट ब्रीचर व्हीकल की जरूरत है। यानी MGM-140 अटैक एमएस समेत अभी कुछ और ऐसे हथियार यूक्रेन को इसी वक्त चाहिए जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सके। लेकिन फिर भी जंग में रूस के खिलाफ कामयाबी मिलेगी या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ताकत का सही अनुमान अब भी किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान पर जारी तनाव के बीच चीन ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके जरिए वो अमेरिका के बेहद ताकतवर युद्धपोत को समंदर में दफन करने का दावा कर रहा है।
अमेरिका के इस जंगी जहाज का नाम USS जेराल्ड फोर्ड है, जो चीन की आंखों का चुभता कांटा बन गया है। इसलिए उसने अमेरिका की इस शिप को डुबोने का 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों बार अभ्यास किया और उसी के आधार पर उसने ताल ठोककर कहा कि अब तो अमेरिका अपना खेल खत्म समझे। अगर अमेरिका ने चीन को आंख दिखाने की जरूरत की तो वो उसे तबाह कर देगा। अगर ताइवान के रास्ते में बाइडेन बाधा बने तो शी जिनपिंग समंदर में उनकी बादशाहत बर्बाद कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा तो चीन कर रहा है, जिसके पीछे वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की धौंस दे रहा है। उसने 24 मिसाइलों के जरिए अमेरिका के प्रबल कहे जाने वाले USS जेराल्ड फोर्ड को डुबोने का भरपूर अभ्यास किया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या है चीन का हाइपरसोनिक प्लान? अमेरिका का USS जेराल्ड फोर्ड उसके निशाने पर क्यों है? कहीं USS जेराल्ड फोर्ड चीन के ताइवान प्लान में बाधा तो नहीं? इन्हीं चंद सवालों में जवाब भी छिपा है और चीन की शातिर चाल भी। ये सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से शी जिनपिंग दहशत में है। बता दें आपको, फोर्ड क्लास कैरियर का ये युद्धपोत 2017 में नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज बताया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसके अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लड़ाकू विमान और गोलियों की बौछार करने वाली आधुनिक मशीन गन इसमें लगी है। ऐसे हाईटेक रडार जो दुश्मन का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में माहिर है। यही नहीं, इतना मजबूत है कि एक दिन में इससे 150 से ज्यादा बार लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर सकते हैं। साथ ही डॉक्टरों की बड़ी टीम और आधुनिक लैब से लैस एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है, जिसमें सर्जरी रूम, ICU, इमरजेंसी रूम और 41 बेड का बहुत बड़ा वार्ड है। मतलब कुल मिलाकर समंदर में अपने आप में ये फौज की ताकतवर टुकड़ी से कम नहीं है, जो न केवल दुश्मन का पता लगाकर उसे मार गिराने में सक्षम है, बल्कि सेल्फ डिफेंस यानी अपनी सुरक्षा करने की भी क्षमता रखती है। अमेरिकी युद्धपोत USS जेराल्ड फोर्ड की यही खूबियां चीन की राह का कांटा है, क्योंकि समंदर में ये अमेरिका के लिए किसी चलते फिरते किले से कम नहीं। इसीलिए चीन को लगा कि जब तक ये जहाज जिंदा रहेगा तब तक उसके ताइवान फतेह का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अमेरिका के इस युद्धपोत को ही डुबोने का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसकी ये प्रैक्टिस नकली थी, जिसमें उसने सबसे पहले दक्षिण चीन सागर का सीन क्रिएट किया। फिर उसमें USS जेराल्ड फोर्ड की बार बार एंट्री दिखाई गई और उसके बाद चीन ने यह दिखाया कि उसने अमेरिकी जहाज को हर बार निकल भागने की चेतावनी दी, और जब वो नहीं माना तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसा उसने 1-2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार किया, और हर बार इस नकली हमले में अमेरिकी शिप तबाह होता दिखा। मतलब ये कि ऐसा करके चीन ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि USS जेराल्ड फोर्ड, जिसके बारे में अमेरिका ये दावा करता है कि उसके इस युद्धपोत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसे भी चीन समंदर में मारकर खत्म कर सकता है। असल में दक्षिण चीन सागर पर कब्जे का विवाद बहुत पुराना है, और ताइवान की तरह चीन इसे भी अपना हिस्सा बताता रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी बहुत पुरानी है। इसी वजह से ताइवान समेत कई देशों के साथ समंदर में उसका सामना भी होता रहता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। छोटे देशों को वो अपनी धौंस देकर कुछ देर के लिए शांत भी करा लेता है, लेकिन अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम उसे भी पता है।
वो जानता है कि जब तक वहां अमेरिकी नौसेना का बेड़ा मुस्तैद रहेगा तब तक उसका कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होने वाला, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में बादशाहत हो या फिर ताइवान पर विजय पाने का ड्रीम। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हर ख्वाब को तोड़ने का फैसला ले लिया है। युद्ध में जीत का ख्वाब हो या फिर जीत के साथ क्रीमिया में छुट्टियां बिताने की सुनहरी कल्पना, यही वजह है कि क्रेमलिन ने क्रीमिया में जेलेंस्की की एक निशानी की नीलामी का फैसला ले लिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये नीलामी होगी जेलेंस्की के पेंट हाउस की, यानी जीत के बाद जिस जगह जेलेंस्की खूबसूरत लम्हे बिताने का प्लान बना रहे थे, पुतिन उस जगह से ही जेलेंस्की का नामो निशान खत्म कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्रीमिया के इसी सदर्न बीच पर जेलेंस्की ने छुट्टियां बिताने का ख्वाब देखा था। लेकिन क्रीमिया को वापस हासिल करके रूस के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान इसी जगह से करने का वो सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की के उस ख्वाब पर पानी फेरने की तैयारी हो चुकी है। ये है जेलेंस्की के सपनों का वो घर जो क्रीमिया में समंदर के किनारे मौजूद है। जंग में जीत के बाद जेलेंस्की का इसी आशियाने से लगे किनारे पर छुट्टियां बिताने का इरादा था, लेकिन क्रेमलिन ने जो दांव चला है वो जेलेंस्की के ख्वाब के चूर चूर होने जैसा है। दरअसल 15 महीने की जंग के बीच रूस ने जेलेंस्की के इस हॉलिडे पेंट हाउस को बेचने का फैसला किया है। हालांकि ये घर उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का के नाम पर है, लेकिन अब वो भी इस प्रॉपर्टी से अधिकार खो देंगी। दरअसल क्रीमिया में क्रेमलिन ने 57 प्रॉपर्टीज चिन्हित की हैं। इन सभी 57 प्रॉपर्टीज को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। इन्हीं 57 प्रॉपर्टीज में जेलेंस्की का हॉलिडे पेंट हाउस भी शामिल है और फिलहाल रूस ने जेलेंस्की के पेंट हाउस को ही बेचने का फैसला लिया है। अब जल्द ही रूस इस घर को बेचने की अधिसूचना जारी करेगा और जेलेंस्की के उस सपने को पूरी तरह तोड़ देगा जो जंग में जीत से जुड़ा है। लेकिन सवाल रूस के एक्शन पर है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? जवाब है जेलेंस्की के हर उस ख्वाब को तोड़ना जो जंग से जुड़ा है। दरअसल जेलेंस्की की पत्नी ने इस पेंट हाउस को 2013 में खरीदा था। तब इस पेंट हाउस की कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए थी। इसके बाद 2014 में रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई थी और इस जंग में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसलिए 2022 में शुरू हुई जंग के बाद जेलेंस्की के पेंट हाउस को टारगेट किया गया है। इस समय जेलेंस्की के इस पेंट हाउस की कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए है। हालांकि इस पेंट हाउस को अभी रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन क्रेमलिन ने इस प्रॉपर्टी को बेचने का मन बना लिया है ताकि जेलेंस्की का एक सपना पूरी तरह खुली आंखों से टूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा की समीक्षा हर हफ्ते की जाती है। हर हफ्ते कई बॉडीगार्ड्स बदल दिए जाते हैं और कई बार नए प्रोटोकॉल जोड़ भी दिए जाते हैं। बाइडेन की सुरक्षा कवच को मजबूत करने को लेकर फिर काम चल रहा है। इस बार बाइडेन के घर को बुलेट प्रूफ किया जा रहा है। इसी काम की वजह से बाइडेन को कुछ दिन अपने घर से दूर रहना होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और उसी नेता का ये आलीशान घर, व्हाइट हाउस। दुनिया का ऐसा शख्स जिससे एक खरोच भी आए तो न जाने कितने लोगों की नौकरी चली जाए। जो बाइडेन जहां भी होते हैं वहां सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समंदर और हवा से भी सख्त निगरानी होती है। जो बाइडेन के करीब बॉडीगार्ड्स की फौज तैनात रहती है। आसपास के एयरबेस पर फाइटर प्लेन स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी हो या विमान, सब कुछ इतना हाईटेक है कि क्या गोली, क्या बम और मिसाइल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन वॉशिंगटन में एक ऐसी जगह भी है जहां राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा वक्त बीतता है और वो है व्हाइट हाउस। अब व्हाइट हाउस का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचेगा जहां के शीशे बुलेट प्रूफ ना हो।
काम शुरू हो चुका है और सीक्रेट सर्विस तेजी से पूरे व्हाइट हाउस को बुलेट प्रूफ बनाने में जुट गई है।